नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एपीएन और मैं हूं आपके साथ राजश्री। देश की बात में हम आज आपको दिखाएंगे कि बजट सत्र की शुरुआत की झलकियां कैसी रहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में छिपे सरकार के इरादों की बात करेंगे और बात करेंगे कि संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में क्या कुछ खास है, कितना आगे बढ़ेगा हमारे देश का विकास या फिर ये दर पीछे रहने वाला है। ये आपके लिए और हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नोटबंदी के बाद का दौर है। ऐसे में देश किस हाल में है ये हम आपको बताएंगे आपको कि क्या रहा पिछले एक साल के आर्थिक हालात का लेखा जोखा। 92 साल बाद मुख्य बजट में ही शामिल किए गए रेलवे के मामले में सरकार क्या दे रही है संकेत, और क्या सोच रहे हैं विशेषज्ञ, और क्या है विपक्ष की प्रतिक्रिया बजट को लेकर, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी पर भी हम नजर डालेंगे, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जो संघर्ष जारी है उसका पार्ट 2 अब जारी हुआ है। उस संघर्ष के क्या मायने हैं और क्यों शिवपाल यादव विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव को घर के भीतर से जो चुनौती मिल रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। शिवपाल की बगावत की सियासत को समझेंगे कि आखिर बगावत इतना जरूरी था तो उन्होंने नामांकन ही क्यों भरा, और क्यों साइकिल का मोह नहीं छोड़ पा रहे शिवपाल और अब एक अलग पार्टी बनाने की भी बात कर रहे हैं। वाकई क्या ये उनकी महत्वाकांक्षा है या बस बड़बोलापन, ये आपको हम समझाएंगे। एक तरफ सभा में चल रहे घमासान को देश भर में जिस तरह से लिया जा रहा है उसको हम आपको दिखाएंगे, तो दूसरी तरफ बीएसपी की गोपनीयता की रणनीति भी हम आपको बताएंगे, जहां तमाम समाजवादी पार्टी के नेता विभिन्न बयान दे रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं, हर मंच पर बोल रहे हैं। शायद अखिलेश यादव इससे परेशान भी आ गए हैं। वहीं पर बीएसपी चुप्पी साध रही है और सभी अपने नेताओं को चुप रहने की शिक्षा दी जा रही है वहां पर, और बीएसपी ने औपचारिक तौर पर ये घोषणा कर दिया है कि उसका कोई भी प्रवक्ता मीडिया में नहीं आएगा और कोई बात नहीं करेगा। उधर चुनाव के माहौल में बयान वीरों के शब्द बाणों पर भी हम डालेंगे एक नजर। आपको वो नामी गिरामी चेहरे भी दिखाएंगे जो इस चुनावी समर में नजर नहीं आएंगे, जिनकी भाषणों पर कभी तालियां बजा करती थीं, जो भीड़ के लिए सबसे बड़ा आकर्षण हुआ करते थे। वही चेहरे अब चुप रहेंगे, नजर नहीं आएंगे। वो चेहरे कौन से होंगे और उनके नजर नहीं आने के पीछे की वजह क्या होगी, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। साथ में बात करेंगे गोवा का रण जीतने के लिए बीजेपी की नीति पर। अदालत से जुड़ी खास खबरों में मायावती को किस तरह से राहत मिली है चुनावी माहौल में, ये हम आपको दिखाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली सजा किसको मिली है ये आपको हम दिखाएंगे, और जॉली एलएलबी पार्ट 2 पर क्यों हुआ है विवाद, ये भी आपके सामने रखेंगे। रूस को मनाने की क्यों कर रहा है भारत हर चंद कोशिश, और क्या इस कोशिश में भारत सफल हो पाएगा, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से लग सकता है कैसे हमारे अपने होनहार आईटी प्रोफेशनल्स को आघात, और जो भी जाना चाहते हैं अमेरिका उनके राहों में कौन सी बड़ी बाधा अब डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ी कर दी है, ये सब कुछ आपके सामने होगा। बात इतिहास की होगी, बात फिल्मों की होगी, बात साहित्य की होगी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और शुरू कीजिए हमारे साथ इस नए सफर को। कहते हैं यदि आपके पास सेहत है, आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत है, तो आप हर कुछ जीत सकते हैं। और खासकर किसी देश की आर्थिक सेहत सही हो तो वो देश विकास की ओर बढ़ता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि भारत की आर्थिक सेहत का जिक्र किया जाए, और आज हम देश की बात की शुरुआत इसी से करेंगे। मौजूदा वित्तीय साल में आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है। बजट से पहले संसद में आज पेश किए गए आर्थिक सर्वे में यह अनुमान जताया गया है कि सर्वे में अगले वित्त वर्ष के लिए नोटबंदी के नतीजों को बड़ी चिंता के तौर पर भी देखा गया है। सर्वे के मुताबिक महंगाई दर में सबसे बड़ा हाथ दालों का है। हालांकि ये 3 साल से लगभग स्थिर है, लेकिन जिस तरह से दाल महंगी हुई है इसी से ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है और महंगाई बढ़ने के अंदेशा शुरू हो गए हैं। सरकार की ओर से संसद के दोनों सदनों में पेश आर्थिक सर्वे ने देश की आर्थिक सेहत की तस्वीर को साफ कर दिया है।
और ये अभी तक लगाए जा रहे अनुमानों के मुताबिक है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि 2016-17 के लिए सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.1% रहने का अनुमान है। मौजूदा वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.1% रहने की उम्मीद है। ये पिछले वित्त वर्ष से 1.2% ज्यादा है। औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर मौजूदा वित्त वर्ष में 5.2% रहने का अनुमान है, जो बीते साल की 7.4% से काफी कम है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विकास दर इस अनुमान से कम भी हो सकती है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के लिए मैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो सच्ची रिपोर्ट जो उन्होंने देश के सामने प्रस्तुत करी, इससे सरकार की अपनी छवि को अच्छा अस्तित्व मिलेगा। आर्थिक सर्वे में 2017-2018 के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.75 से 7.5% के बीच लगाया गया है। सर्वे में विकास के लिहाज से 2017-2018 के लिए 3 बड़ी चिंताएं बताई गई हैं। पहली, नोटबंदी, दूसरा, महंगा कच्चा तेल और तीसरा, वैश्विक कारोबारी चिंताएं। सर्वे में महंगाई के बारे में कहा गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर लगातार तीसरे वित्त वर्ष के दौरान काबू में रही। औसत महंगाई दर वर्ष 2014-15 के 5.9% से घटकर वित्त वर्ष 2015-16 में 4.9% तक गिर गई। सर्वे के मुताबिक महंगाई दर पर बार बार खाद्य वस्तुओं का ही असर देखा जा रहा है। इनमें दालों का सबसे बड़ा हाथ है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि नोटबंदी से कम अवधि में नुकसान होगा, लेकिन लंबी अवधि में इसका फायदा भी देखने को मिलेगा। इस सर्वे में श्रम कर नीतियों में सुधार की सिफारिश की गई है, जिससे कपड़ा और चमड़ा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। सर्वे में आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सुधारों की सिफारिश भी की गई है। That we have uncertainty on the impact of demonetization on growth, uncertainty in terms of the revenue impact, and uncertainty in terms of the global outlook and therefore on the trade front. Because of those uncertainties, there was a need to take a cautious approach, which is what the economic survey has done, and it's done it in a balanced way. वित्त वर्ष 2016-17 में चालू खाते का घाटा जीडीपी के अनुपात में पहली छमाही के दौरान 0.3% घटा है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक इस वित्त वर्ष 7 बड़ी उपलब्धियां रही हैं, जिनमें जीएसटी, बैंक करप्सी बिल, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आधार बिल, एफडीआई की नीतियां उदार की गईं, यूपीआई इंटरफेस लाया गया और श्रम आधारित क्षेत्रों को बढ़ावा देना प्रमुखता से शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। आम बजट पेश होने से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। ये सर्वे तमाम क्षेत्रों की तस्वीर पेश करते हुए अर्थव्यवस्था की झलक भी दिखलाता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण। क्या होता है आर्थिक सर्वे? सालाना आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर आम बजट से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है। ये अर्थव्यवस्था की एक वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट होती है। ये देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष संभावनाओं और चुनौतियों का एक विस्तृत ब्यौरा होता है। इसमें सेक्टर के हिसाब से ब्यौरा होता है, साथ ही उन पर टिप्पणियां और आवश्यक सुधार उपायों का उल्लेख होता है। इस सर्वेक्षण का दृष्टिकोण सरकार की भावी नीतियों का खाका तैयार करने में मददगार होता है। आर्थिक सर्वे कौन ड्राफ्ट करता है? आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और उनकी टीम तैयार किया है। इस सर्वे के माध्यम से आर्थिक विकास दर का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। इसमें पर्याप्त कारणों के साथ ये बताने की कोशिश की जाती है कि क्यों आगामी वित्तीय साल में देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी या फिर धीमी रहेगी। क्या सर्वे में नीतियों में परिवर्तन का सुझाव दिया जाता है? आर्थिक सलाहकार आर्थिक सर्वे के जरिए नीतियों में बदलाव की सिफारिशें करते हैं। इसमें व्यापक उपाय भी सुझाए जाते हैं। क्या ये सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं? आर्थिक सर्वे के माध्यम से जो भी सिफारिशें की जाती हैं, वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। ये सिर्फ एक पॉलिसी गाइड होती है। बीते सालों के इकोनॉमिक सर्वे में कुछ ऐसी सिफारिशें की गई हैं जो कि सत्ता में मौजूद सरकार की पार्टी लाइन के ठीक उलट थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
इस बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नोटबंदी की तारीफ की है और कहा है कि सरकार ने काले धन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। संसद के बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि किसानों, गरीबों, पिछड़ों और युवाओं का हित सरकार की पहली प्राथमिकता है। बजट सत्र की परंपरागत तरीके से शुरुआत हो गई है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जाते समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति भी साथ रहे। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने सरकारी योजनाओं की कामयाबियां गिनवाई। उन्होंने सरकार के हर तबके को फायदा पहुंचाने वाली केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास चाहती है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने पर चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने काले धन के खिलाफ नोटबंदी की कार्रवाई को सही बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सरकार गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, किसान, युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है। जनधन योजना का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इसके जरिए गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। इसके तहत 26 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए और 20 करोड़ से ज्यादा रुपए कार्ड जारी किए गए। उनके मुताबिक किसानों, गरीबों, पिछड़ों और युवाओं का हित सरकार की पहली प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का हर किसी को इंतजार होता है कि राष्ट्रपति क्या कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि राष्ट्रपति का यह अभिभाषण सरकार ही तैयार करती है। हम इस अभिभाषण से सरकार की योजनाओं की झलक मिलती है जिसे राष्ट्रपति पेश करते हैं। अभिभाषण में प्रणब मुखर्जी ने नोटबंदी की तारीफ की है, लेकिन इससे पहले वह कह चुके हैं कि नोटबंदी से लोगों को परेशानी हुई है और सरकार को सोच समझकर इसे लागू करना चाहिए था और इससे भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, और वही हुआ है। उधर राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान जहां सरकार की उपलब्धियों को एक एक करके गिनाया, वहीं विपक्ष ने सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाए। विपक्ष ने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल की कोई मौजूदगी दर्ज ही नहीं कराई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संबोधन में सरकार की उपलब्धियों के बखान पर विपक्ष ने जमकर प्रहार किए। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं की बात करने वाली सरकार में बेरोजगारी के चलते युवा सबसे ज्यादा परेशान हैं। सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान में आज युवाओं को रोजगार दिलवाने का है और इस मामले में सरकार एकदम फेल है। द गवर्नमेंट इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन जॉब क्रिएशन। बहुत अच्छी शुरुआत है नए साल की कि हम ऐसे बातें वादे सुनते रहे और हुआ कुछ नहीं। आज का दिन मुझे ये समझाना चाहिए कि कौन सी नया स्कीम आपने अपनाया। विकास सिर्फ सरकार की हो रही है कि सामान्य आदमी का जेब काट के हमारे पैसे लूट के आप हमारे विकास के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी ओर मोदी सरकार के मंत्रियों ने महिलाओं और मजदूरों के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। कालाधन और आतंकवाद पर नोटबंदी के असर का भी उन्होंने जिक्र किया। भ्रष्टाचार के संदर्भ में, काला धन लाने के संदर्भ में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, उन लोगों का उत्थान, उनका सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, ये हमारा प्राथमिकता है। स्पष्ट रूप में पॉइंटेडली राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के सामने लाया है। महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने की और एक प्रकार से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको और सक्षम बनाने के लिए जो इस सरकार ने अलग अलग कदम उठाए हैं उसको राष्ट्रपति जी ने देश के समक्ष रखा। 1 फरवरी को सरकार सदन में बजट पेश करेगी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बजट पर आम जनता के साथ विपक्ष की भी निगाह है। ऐसे में सरकार पर जहां आम लोगों की उम्मीदों का भार है, तो वहीं विपक्ष के हमले झेलने के लिए भी उसे तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर संसद का बजट सत्र शुरू होने के साथ ही आम बजट की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर रहेंगी कि नोटबंदी के बाद और चुनावी मौसम में आने वाले इस बजट में वित्त मंत्री के पिटारे में आखिर क्या होगा, और इस पर हमारा खास कार्यक्रम कल दिन भर देखेंगे
क्या होगा अरुणोदय, लेकिन अरुणोदय होगा या नहीं आप देखिए इस रिपोर्ट में। This is a historic session heralding the advancement of the budget cycle and merger of the railway budget with the general budget for the first time in independent India. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में नोटबंदी के कदम की सराहना करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई में लोगों ने पूरा साथ निभाया। और अब नजर है तो नोटबंदी के साए में बुधवार 1 फरवरी को आने वाले आम बजट पर। ऐसा माना जा रहा है कि नोटबंदी के बाद मोदी सरकार लोक लुभावन बजट लेकर आएगी। इसके पीछे एक वजह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं। इन राज्यों के लिए अलग से ऐलान पर रोक है, लेकिन सरकार पूरे देश के लिए बजट में ऐसे प्रावधान कर सकती है जिसके दायरे में अपने आप ये राज्य भी आ जाएंगे। आम जनता को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। खाने की वस्तुओं जैसे तेल, दाल, चीनी, इसका रेट घट जाए और चांदी सोने का रेट आसमान छू रहे हैं, इसका भी रेट डाउन हो जाए। हम यही चाहते हैं कि हम महिलाओं को थोड़ी सी मदद मिले, थोड़ा सा गैस सब्सिडी पर थोड़ी सी छूट मिले। ऐसा बजट होना चाहिए कि हर इंसान जो चीज चाहे वो खरीद तो सके। बजट में मिडिल क्लास और गृहिणियों के लिए होने वाले ऐलान पर नजरें टिकी रहेंगी। वित्त मंत्री इनके लिए तोहफों का पिटारा खोल सकते हैं। बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। इनकम टैक्स में छूट बढ़ने की संभावना भी जताई जा सकती है। वित्त मंत्री होम लोन पर टैक्स छूट भी बढ़ा सकते हैं। नोटबंदी के बाद डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट पर भी रियायतें मिल सकती हैं। लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों की बजट से अपेक्षाएं कम नहीं है। टैक्स में थोड़ा सा स्लैब बढ़ा देना चाहिए, टैक्स कम लगना चाहिए, टैक्स में रिबेट होना चाहिए। जानकारों की माने तो बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री चुनाव वाले राज्यों का नाम लिए बगैर कई बड़े ऐलान कर सकते हैं, जिनमें किसानों, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखा जा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार आम बजट का हिस्सा बने रेलवे बजट के पिटारे में क्या क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इस बार के बजट में क्या कुछ हो सकता है और वित्त मंत्री के सामने किस तरह की मुश्किलें हैं, आइए सुनते हैं बजट के विभिन्न पहलुओं को लेकर क्या कहना है विशेषज्ञों का। और अगर बजट में रिसोर्सेज रेज करने हैं तो उसके लिए आपको टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। पर लेकिन ये जो अभी कहा जा रहा है कि डायरेक्ट टैक्स में कटौती हो जाएगी और डायरेक्ट टैक्स में कटौती करके हम इंसेंटिव देंगे, मेरा मानना है ये जो सही मैक्रो इकोनॉमिक्स नीतियां नहीं रहेंगी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, खासकर आज की स्थिति में। और जो खर्चे हैं हमारे वो किस किस क्षेत्र में होंगे और किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दोबारा रिवाइव होगा, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र में है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ा है पिछले 3 महीनों में। जी। तो इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा जो मंदी का दौर चल रहा है इस समय, उस मंदी के दौर से हम उभर नहीं पाएंगे। टैक्स बेस 2 तरीके से बढ़ सकता है। पहला तरीका कि जब आप डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आज की डेट में जो नोट बदली हुई है, मेरे हिसाब से जो नोट बदली हुई है या फिर जिसे विमुद्रीकरण कहते हैं, विमुद्रीकरण की वजह से जो डिजिटल इकोनॉमी में आप प्रेशराइज कर रहे हो, तो वो टारगेट है कि इस वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे। जैसे एक अरुण कुमार जी का मैं कहीं पे एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था कि 85% ऑफ द कैश इकोनॉमी, जो कैश है आपने सक कर लिया। अब जब सक कर लिया तो उसको वापसी लेके आना है। तो ऐसे केस में जब डिजिटल इकोनॉमी से सारा काम होना शुरू होगा तो आप देखना लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। एग्रीकल्चरल सेक्टर अच्छा ग्रोथ करेगा, क्योंकि अभी जो रबी का एकरेज एस्टिमेट आया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उसमें 6% का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है जो टोटल क्रॉप सोन एरिया है। अभी इवन मस्टर्ड को लें उसमें 10% एरिया बढ़ गई है और मौसम भी अच्छा रहा है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर में जो स्ट्रक्चरल चेंजेज हुए हैं उसे हमें समझना होगा। आज की डेट में हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन 253 मिलियन टन है और हार्टिकल्चरल प्रोडक्शन 284 मिलियन टन है। तो पूरा जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफाई हुआ है हाई वैल्यू हार्टिकल्चरल क्रॉप्स के तरफ, तो इसके लिए अलग मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। देखिए, रेलवे के लिए बिल्कुल एलोकेशन होगा और जैसे पहले बजट आता था रेलवे का, कुछ वैसे ही आपको अलग रेलवे का सेक्शन दिखाई पड़ेगा। और रेलवे, मुझे लगता है सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा है, सेफ्टी को हम बिल्कुल भी एड्रेस नहीं कर पाए। मुझे लगता है नई ट्रेनें वगैरह आपको बिल्कुल बंद करनी चाहिए, आपको सिर्फ सेफ्टी पे फोकस करना चाहिए। और दूसरा सच ये है, रेलवे में बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी है। रेलवे सिर्फ टैक्स पे डिपेंडेंट रहे या अपने किराए पे डिपेंडेंट रहे, सच नहीं है। हिंदुस्तान के रेलवे में जितना रेवेन्यू
आप माल भाड़े से और किराए से लाते हैं, उतना या उससे ज्यादा रेवेन्यू अन्यथा कॉमर्शलाइजेशन से और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ला सकते हैं। हमने उसको बिल्कुल भी पिछले सालों में 20 सालों में एक्सप्लोर ही नहीं किया। और आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा जब रेल बजट अलग से पेश नहीं होगा। वित्त मंत्री आम बजट में ही रेल से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करेंगे। इस बार आम बजट के साथ ही रेल बजट पेश होगा। देश के आजाद होने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब रेल बजट अलग से पेश नहीं होगा। वित्त मंत्री आम बजट में रेल से जुड़ी तमाम योजनाओं का ऐलान करने वाले हैं और ये कहा जा रहा है कि रेल की सुरक्षा से जुड़ी हुई बजट को बढ़ाया भी जा सकता है। भारतीय रेलवे का इतिहास 164 साल पुराना है और रेलवे में कुल 13 लाख कर्मचारी हैं। देश में रोजाना करीब 12,000 रेलगाड़ियां चलती हैं, जिन पर रोजाना 2.5 करोड़ के करीब यात्री सफर करते हैं। देश में 1/3 माल ढुलावे रेलवे से होती है। रेलवे की आय का मुख्य जरिया माल भाड़ा है। यात्री किराए से रेलवे को उतनी आय नहीं होती जितनी माल भाड़े से होती है। लिहाजा सरकार की कोशिश रहेगी कि यात्री किराए से भी अच्छे मुनाफे के आंकड़े लाए जाएं और रेलवे का बोझ कुछ कम किया जा सके। ये गंदगी तो अभी है, लेकिन मतलब 90% स्टेशन का सुधार है। कुछ तो उम्मीद है कि कुछ बदलाव आएगी। रेलवे की माली हालत को देखा जाए तो साल 2015-16 में रेलवे को 15,744 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। रेलवे को 1 रुपए कमाने के लिए 92 पैसे का खर्च करना पड़ता है। टिकट बिक्री पर रेलवे को 43% का नुकसान होता है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद रेलवे पर 28,000 करोड़ रुपए का और बोझ आ गया, जिसके चलते इसको मुनाफे की स्थिति में लाना और भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वित्त मंत्री अरुण जेटली से रेल यात्रियों को क्या क्या मांगे हैं, ये जान लीजिए। रेल बजट अलग से ही पेश होना चाहिए। इस तरह रेल बजट में यात्रियों के लिए खास ध्यान देकर नई ट्रेनों का ऐलान हो। यात्री किराए में छूट जैसी मांगों पर सरकार अलग से ध्यान दे सकती है। यात्रियों की सबसे बड़ी मांग ये है कि रेलवे सुरक्षित सफर सुनिश्चित कराए। फिलहाल ये मांग रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती है। रेलवे में साफ सफाई, यात्री सुविधाओं और आराम के लिए अच्छे इंतजाम किए जाएं, तो रेलवे किरायों का बढ़ना भी यात्रियों को खलेगा नहीं। यात्रियों की मांग है कि डायनेमिक फेयर सिस्टम जेब पर भारी पड़ रहा है। इस बजट में डायनेमिक फेयर सिस्टम को खत्म करना चाहिए। ऊंचे किराए के मुताबिक रेलों में सुविधाएं नहीं है। इन मुद्दों पर वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिए। कुछ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन सुरक्षा के मामले में तो अभी कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। मुख्य रूप से ये होना चाहिए कि यहाँ ट्रेन जोड़ी जो बढ़ाया जाए। महिलाओं के लिए अलग से डिब्बे होना चाहिए और महिला सुरक्षा कर्मियों की तादाद बढ़नी चाहिए। महिला बुजुर्ग यात्रियों के लिए भी ट्रेन में नीचे की सीट देना अनिवार्य किया जाए। हम आपको फिर बता दें कि इस बार देश अलग से रेल बजट नहीं देखेगा। रेल बजट को भी वित्त मंत्री जेटली के आम बजट में शामिल कर दिया जाएगा। इस तरह से 92 सालों से चली आ रही अलग रेल बजट की परंपरा खत्म हो जाएगी। अब देखना है कि जेटली अपने पिटारे से क्या क्या निकालते हैं। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जहां आम बजट को लेकर लोगों की उम्मीद बनी हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे के बीच सुलह की कोई भी उम्मीद फिलहाल खत्म होती दिख रही है। दरअसल पार्टी की अंतर्कलह के पहले दौर में अखिलेश यादव की जीत के बाद फिर नई चुनौती खड़ी हो गई है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने खुलकर बगावत का ऐलान कर दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि वो 11 मार्च के बाद पार्टी बनाएंगे। इससे पहले शिवपाल यादव ने सपा के टिकट पर ही जसवंत नगर से अपना नामांकन दाखिल किया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवपाल यादव के पार्टी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और एक सवाल ये भी है कि शिवपाल यादव यदि इतने ही अपनी स्वाभिमानी हैं और पार्टी को लेकर और अपने स्वाभिमान को लेकर, अपनी इज्जत को लेकर इतने चिंतित हैं, तो ये विरोधाभास क्यों? आखिर वो नामांकन करने ही क्यों गए? और साथ ही यदि उन्हें किसी बात का दुख था तो वो चाहते तो निर्दलीय भी अपना नामांकन भर सकते थे। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे भी कोई सियासत ही है। चाचा का दर्द इतना बढ़ चुका है कि छलक उठा है। तमाम अटकलों के बीच उन्होंने जसवंत नगर सीट से सपा उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया है, लेकिन जब खुद को अपनों के बीच पाया तो अपनों का दिया दर्द सारी हदें पार कर गया। नेताजी की दुहाई देते हुए खुद के बागी होने का ऐलान कर दिया। तो हम जानते थे हमारे बहुत से प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं वो जीत सकते थे, हमारे प्रत्याशी। और आप देख लेना 11 मार्च का रिजल्ट, और 11 मार्च रिजल्ट आने के बाद मैंने कहा तुम जिता लो, सरकार बना लो।
हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। मुलायम सिंह के बहाने ही शिवपाल यादव ने अखिलेश पर जमकर हमले किए। मुख्यमंत्री को इशारों ही इशारों में निशाने पर लेते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी की वजह से अपना वजूद बताने वाले ही आज उन्हें अपमानित कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा है कि हम नेताजी की वजह से, लेकिन उन्हीं लोगों ने आज आपके सामने है, नेताजी को अपमानित करने का काम उन्हीं लोगों ने किया। शिवपाल यादव ने साफ साफ कहा कि उनका कद जानबूझकर घटाया गया। उन्होंने बतौर मंत्री अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। उनके मुताबिक उन्होंने सड़कें बनवाई। गलत काम के लिए दबाव पड़ने पर फाइलों को 2-2 साल रोके रखा। उन्होंने ये भी दावा किया कि अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चलाने की वजह से उन्हें बर्खास्त किया गया। और क्यों बर्खास्त हुए, हम आज बताना चाहते हैं हम क्यों बर्खास्त हुए। मैं केवल गलत काम रोक रहे थे। हमने कोई कब्जा न करे, कोई दलाली न करे, कोई नंबर 2 के काम न करे। इसी का तो हम विरोध कर रहे थे और हमारा समर्थन कर दिया नेताजी ने। नेताजी ने जब हमारा समर्थन कर दिया और उसी दिन से हम पर भी हमला और नेताजी पर भी हमला। उनके अपने लिए अपनों से शिकवा है तो परायों के लिए भी अपनों से शिकायत है। उनको इस बात का बहुत मलाल है कि अच्छा काम कर रहे अंबिका चौधरी और नारद राय जैसे मंत्रियों को भी हटाने से गुरेज नहीं किया गया। वो गठबंधन से भी गुस्सा है। उनका कहना है कि 4 सीटों की हकदार कांग्रेस को 105 सीटें देने का क्या तुक है। नुकसान तो समाजवादियों का हुआ। जिन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला उनके लिए शिवपाल ने प्रचार करने का ऐलान किया। बहरहाल अखिलेश और सपा को नेताजी और चाचा जी की नाराजगी से कितना नुकसान होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस जरूर इस चक्रव्यूह में फंस गई है। सपा से गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट ट्रांसफर तो दूर की बात है, सपा के बाकी प्रत्याशियों को मुलायम शिवपाल का आशीर्वाद बहुत भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। मुलायम सिंह की नाराजगी और शिवपाल यादव के नई पार्टी बनाने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी नुकसान की भरपाई में जुट गई है। मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर दोहराया है कि नेताजी के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। वहीं शिवपाल यादव की बगावत से बीजेपी की बाँछें खिलाई हैं, लेकिन ये देखना जरूर है कि शिवपाल यादव के इस बगावती तेवर के आखिर इसमें दम कितना है। दुश्मन न करे चाचा ने वो काम किया है। अखिलेश को अब अपने सारे फैसलों पर फक्र हो रहा होगा। नेताजी की नाराजगी के पीछे भी चाचा ही हैं। सियासत बड़ी बेरहम होती है। अगर अखिलेश बगावत नहीं करते तो खुद बगावत के शिकार हो जाते। इसलिए नेताजी को गद्दी से उतारे बगैर कुर्सी पर जा बैठे। तब नेताजी का नाम लेकर मनमानी हो रही थी, तो अब भी नेताजी के नाम पर बगावत हो रही है। लेकिन अखिलेश जानते हैं कि नेताजी की दुहाई देकर ही इस बगावत पर पानी फेरा जा सकता है। ये समाजवादियों की सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का होगा तो नेताजी का होगा। सम्मान सबसे ज्यादा सम्मान का। अखिलेश की हैरानी ये है कि उनकी दी हुई साइकिल की सवारी कर लखनऊ तक पहुंचने की तैयारी है, तो साथ ही साथ साइकिल की हवा निकालने की भी तैयारी है। कहने को तो साइकिल वसीयत में मिली है, लेकिन हकीकत ये है कि उन्हें लड़कर ये साइकिल लेनी पड़ी। अगर जंग ही लड़नी है तो अपने बेटे और दूसरे करीबियों को लाभ के पद से हटाएं, और अगर इतनी ही खुददारी है तो बगैर साइकिल लखनऊ तक जाकर दिखाएं जसवंत नगर से। और फिर 11 मार्च का इंतजार हो ही क्यों रहा है। माननीय शिवपाल जी का भी आशीर्वाद साथ में रहेगा। एक हमारे कैंडिडेट हैं, अहम नेता हैं। 11 मार्च के बाद क्या होता है ये तो 11 मार्च के बाद की स्थितियां हैं, उस समय देखा जाएगा। अभी हम लोग बहुमत की सरकार बनाने में लगे। अखिलेश जानते हैं कि लड़ाई टिकट बांटने का हक लेकर ही शुरू हुई थी। आज अंगूर नहीं मिले तो खट्टे बताए जा रहे हैं। कांग्रेस से गठबंधन के नुकसान गिनाए जा रहे हैं। कांग्रेसी उम्मीदवार के खिलाफ सपा के बागी उतारे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी भी अंदर ही अंदर खुश हैं। ठीक रहा सपा की बगावत पर फोड़ दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी की खुशी तो छिपाए नहीं छिप रही। लड़ते वो समाजवादी पार्टी से रहे हैं ना, और ये कह भी रहे हैं कि हम नई पार्टी बनाएंगे, तो फिर क्यों लड़ रहे हैं उस साइकिल से। सैफई परिवार के सदस्य सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलेंगे, ये समझ से परे। दरअसल नेताजी के गठबंधन से नाराजगी के 15 घंटे बाद उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव ने पर्चा दाखिल कर दिया। सब जश्न में शामिल हो गए। तय कर लिया गया कि मुंह फुलाए बुजुर्गों का आशीर्वाद जबरदस्ती ले लिया जाएगा। अंशुमन त्रिपाठी के साथ अमित यादव, एपीएन।
उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आक्रामक राजनीति चल रही थी, आक्रामकता की राजनीति चल रही थी, उसी बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक युवा चेहरे के तौर पर और शांति की बात करके जाहिर सी बात है कि विश्लेषकों के लिए एक बहस के लिए एक नया मुद्दा, एक नया विषय जरूर दे दिया था। और ऐसे में जितनी बार भी मुलायम सिंह यादव अपनी आक्रामकता दिखा रहे हैं, उनके चचा शिवपाल यादव भले अपने विरोधाभासी बयानों से लोगों को चौंका रहे हैं, अखिलेश यादव इन दोनों के ही नीति और नियति पर पानी डालना जान गए हैं, सीख गए हैं। और इसीलिए शायद अभी तक कुछ भी काम नहीं आ रहा है अखिलेश यादव के विरोधियों का। उधर एक और सपा में जिसको टिकट मिला वो अलग पार्टी बनाने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर जिसके टिकट को लेकर असमंजस है वो फिर भी साइकिल चढ़ने की बात कर रहा है। जी हां, लखनऊ मध्य से वर्तमान सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। उनकी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया है। खास बात यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है और गठबंधन की एक शर्त यह भी है कि दोनों ही दल अपनी जीती सीटें अपने पास रखेंगे और रविदास मेहरोत्रा लखनऊ मध्य से मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में वो साइकिल की सवारी करें नहीं करें, यह अपने आप में बड़ी असमंजस की स्थिति है। हालांकि रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि वो अपना नामांकन जरूर दाखिल करेंगे। बस और ट्रेन में बेटिकट यात्रा करते लोग आपको अक्सर दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ यूपी में साइकिल की सवारी के लिए टिकट की मारामारी जोरों पर है। मुलायम के करीबी रविदास मेहरोत्रा को पहले तो सपा ने साइकिल पर बिठाया, लेकिन नई दोस्ती के चलते बाद में उसकी हैंडल कांग्रेस के हाथों में दे दी। लखनऊ मध्य सीट से कांग्रेस के मारूफ खान ने भी दावा ठोक दिया है। हालांकि रविदास मेहरोत्रा का दावा है कि लखनऊ मध्य सीट से वही उम्मीदवार है। अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी ने जब संपर्क करके लाखों लोगों के सामने जनता से हमारे लिए वोट मांगा है और उसके बाद मैंने नामांकन किया है, मुझको सिंबल मिल गया है, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं समाज पार्टी को काम करने का प्रत्याशी हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा। सियासत की पथरीली पटरी पर दौड़ाने के लिए अखिलेश नई साइकिलों का चुनाव कर रहे हैं, लिहाजा खटर पटर करने वाली और पुरानी पड़ चुकी साइकिलों को किनारे लगाने में जुट गए हैं। अखिलेश को उम्मीद है कि हाथ का साथ उनकी साइकिल को और रफ्तार देगा। उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब ने मुझे निर्देश दिया कि कल आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से लखनऊ मध्य विधानसभा के लिए नामांकन करें। शिवपाल यादव की करीबी मानी जाने वाली शादाब फातिमा का दर्द भी कम नहीं है। उन्हें भी अखिलेश ने साइकिल से महरूम कर दिया है। ऐसे में उन्हें भी अब मुलायम की हिमायत पर पूरा भरोसा है। मुझसे माननीय मुलायम सिंह जी ने जो कहा है मैं उनके निर्देशों पर हूं और जब उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूं, मुझे उनकी बात पर विश्वास है। सियासत के गलियारे में कभी मुलायम ब्रांड की साइकिल पूरी रफ्तार से दौड़ती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ न सिर्फ ब्रांड बदलकर अखिलेश हो गया, बल्कि इसे और तेज रफ्तार देने के लिए हाथ का साथ भी मिल गया। ऐसे में पुरानी पंचर पड़ी साइकिल अब धूल फाकने के लिए सियासत के गलियारे में खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो साइकिल की इतनी कीमत शायद ही इन लोगों को समझ में आई होगी जिनको साइकिल निशान पर टिकट नहीं मिला है। उधर पार्टी के अंतर्कलह और असंतुष्टों की परवाह किए बिना अखिलेश यादव अपने लक्ष्य पर नजरें टिकाए आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अलीगढ़ में 3 जगहों पर चुनावी सभाएं की। अखिलेश यादव ने जहां राज्य में सपा सरकार की वापसी का दावा किया, तो वहीं बीजेपी पर जनता के लिए किए वादों से मुकरने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रैलियों का दौर जारी है। अखिलेश एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अलीगढ़ की रैली में अखिलेश यादव ने दावा किया कि विकास के बूते एक बार फिर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को फायदा भी चुनावों में देखने को मिलेगा। वैसे तो हम सब और खासकर ये नौजवान जब कभी साइकिल चलाते हैं तो कभी कभी हैंडल पे हाथ छोड़ के भी चलाने लगते हैं, लेकिन सोचो अगर हैंडल पे हाथ भी आ जाए और कांग्रेस पार्टी का साथ मिल जाए तो बताओ कितना बहुमत आपको मिलने जा रहा है। अखिलेश यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश से वादा तो अच्छे दिनों का किया, लेकिन नोटबंदी के नाम पर लोगों को लाइन में लगा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब सरकार इस बात का जवाब देने से बच रही है कि नोटबंदी से कितना काला धन आया। लाइन में लगना पड़ गया सबको। आपकी अपनी मेहनत का पैसा, अपनी ईमानदारी का पैसा आपका
आपने न जाने कितनी मेहनत की होगी उसके पैसा कमाने के लिए। लाइन में लग करके लोगों की जान तक चली गई। मैं पूछना चाहता हूँ, अब तो रिजर्व बैंक ने कह दिया कि पैसा निकालना चाहो निकाल लो। मैं पूछना चाहता हूँ, उस काले धन का आंकड़ा कौन देगा? अखिलेश यादव जहां हर रैली में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं मोदी सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। हमें उम्मीद है कि घर का झगड़ा खत्म होने के बाद वो अपने बूते सपा को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और आज़ादी के इतने दिन हो गए, न जाने कितने चुनाव हमने देख लिए, कितने लोकतंत्र के उत्सव हमने मना लिए, लेकिन दुख इस बात का है कि अभी भी ध्रुवीकरण की राजनीति सबसे ज्यादा रास आती है उन नेताओं को जो इसी पर निर्भर हैं। और योगी आदित्यनाथ को ऐसा ही एक नेता समझा जा सकता है। गौरतलब है कि पहले चरण में उत्तर प्रदेश में जिन जगहों पर, जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है, वहां अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं वो, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने बहुत सोच समझकर यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए बुलाया है, ताकि यहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दी जा सके। लेकिन इस तरह की राजनीति की भर्त्सना जितनी की जाए उतनी कम है, ऐसे बोलों की भर्त्सना जितनी की जाए उतनी कम है, और ज़रूरी है आम जनता के लिए कि ऐसी चीज़ों को ज़रूर समझे। तो जहां एक और सपा और बीजेपी के अंतरकलह और बड़े बोल सामने आ रहे हैं, वहीं बीएसपी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि कोई भी पार्टी की ओर से औपचारिक बयान नहीं दे सकता, और इसके लिए स्पष्ट किया गया है कि बीएसपी का प्रवक्ता चुनाव के दौरान कोई नहीं होगा। यदि किसी भी संस्थान को, किसी मीडिया संस्थान को या किसी भी व्यक्ति को बीएसपी के बारे में कुछ भी जानना या समझना है, तो औपचारिक रूप से उसे चिट्ठी लिखनी होगी, बीएसपी के बारे में पूछना होगा। उसके बाद पार्टी यदि ज़रूरी समझेगी तो वो उसका जवाब देगी। और अब बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में 4 फरवरी को वोट डाले जाने हैं और चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस बात के संकेत दिए हैं कि मौका मिलने पर वो वापस गोवा में राजनीति करना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में पर्रिकर ने कहा कि उनके लिए पार्टी का बयान सबसे पहले है और पार्टी जो भी फैसला करेगी वो उन्हें मान्य होगा। गौरतलब है कि बीजेपी में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि अगर गोवा में पार्टी जीतती है तो पर्रिकर को मुख्यमंत्री पद की कमान दी जाए या नहीं। इस बार बीजेपी पर्रिकर के चेहरे पर ही गोवा विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने चेहरा दिया है। मैं पार्टी का डिसिप्लिन वर्कर हूँ और जब पार्टी की जरूरत है वो मैंने किया है। अगर किसी को आप गोवा में पूछें 20-22 साल में, तो हर एक चीज जो पार्टी ने कही है वो मैंने की। जो पार्टी चाहेगी वो मैं करने के लिए कभी भी तैयार हूँ, तो उससे आगे मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। हालांकि इस बीच खबर ये भी है कि पर्रिकर की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि हाल ही में उन्होंने चुनावी सभा के दौरान एक ऐसा बयान दिया जो लगभग अरविंद केजरीवाल के तर्ज पे था। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने वोटरों से अपील की थी कि आप पैसा किसी से भी ले लीजिए और वोट आप पार्टी को दीजिए। कुछ उसी तर्ज पे पर्रिकर ने भी यही कहा कि आप 500 रुपये ले लीजिए और वोट बीजेपी को दीजिए। जाहिर सी बात है कि अब उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग में शिकायत जा चुकी है और उन पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। इस बार का चुनाव बहुत कारणों से महत्वपूर्ण है और देश में 5 राज्यों में चुनावी बिगल जो बजा है वो कई लोगों के लिए काफी दिलचस्प रहेगा। राजनीतिक पार्टियां मैदान में मोर्चा संभाल चुकी हैं, युवाओं की फौज उतर चुकी है, लेकिन वो चेहरे जो कभी जनता के चहेते हुआ करते थे अब वो राजनीतिक महाभारत में शायद नहीं दिखेंगे और किसी भी भूमिका में नहीं होंगे, और अगर दिखेंगे भी तो शायद बेहद अल्पकालिक तौर पे। वो चेहरे जिनके बल पर चुनाव जीते गए अब वो दरकिनार हो गए हैं। बीजेपी के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर अब पार्टी के लिए सिर्फ नाम ही रह गए हैं, न तो वो चेहरा है और न ही वो प्रचारक हैं। यूपी की राजनीति में जाने माने चेहरे मुलायम भी अब किनारे हो गए हैं। इस चुनाव में न तो शिवपाल की चर्चा है और न ही मुलायम की। सोनिया गांधी ने बीमारी के चलते खुद को चुनाव प्रचार से करीब दूर ही कर लिया है। अब युवाओं ने बुजुर्गों को दरकिनार कर अपने आप को आगे कर लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बुजुर्ग अब बेगाने हो गए हैं या फिर ये युवा अपने बुजुर्गों की परंपरा को ही आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। 5 राज्यों में चुनावी डंका बज चुका है। सियासी पार्टियां चुनावी रथ पर सवार होकर जनता के बीच जा रही हैं। चुनावी जंग में सालों से महारत हासिल करने वाले कई महारथी अब इस लड़ाई से बाहर हैं। वो महारथी
जिन्होंने राजनीति के खेल में कितनों को चित किया है, लेकिन अब वो चुनावी महाभारत का हिस्सा नहीं है। जो कभी चुनाव का प्रभावशाली चेहरा हुआ करते थे, अब उनका पार्टी में ही प्रभाव नहीं। लगता है कि वो अब पार्टी के लिए बेगाने से हो गए हैं। 25 साल पहले कुश्ती के मैदान से राजनीतिक मैदान में कईयों को धूल चटाने वाले मुलायम सिंह यादव अब शायद स्टार प्रचारक भी नहीं रहे। राजनीति के खेल में माहिर मुलायम अब अपनों की आंखों में चुभने लगे हैं। राजनीति का शायद यही मिजाज हो गया है कि मुलायम जैसे माहिर भी अब चुनावी महाभारत से बाहर हो चुके हैं। मुलायम की मेहरबानी से पार्टी में सर्वे सर्वा का अधिकार रखने वाले शिवपाल यादव भी अखिलेश के अध्यक्ष बनते ही कंगाल हो गए। न तो पार्टी के प्रचारक हैं और न ही पार्टी में कोई वजूद। कभी मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी के बिना बीजेपी में पत्ता नहीं हिलता था। पार्टी इनकी अगुवाई में चुनाव जीतती थी और लड़ती थी, लेकिन अब ये वक्त आ गया कि इन्हें पार्टी ने प्रचारक भी नहीं बनाया। सबसे बड़े प्रदेश में चुनावी महाभारत में इनका कहीं भी नाम नहीं है। सोनिया कांग्रेस की सर्वे सर्वा है, लेकिन चुनावी प्रचार से अपने आप को दूर कर लिया है। कांग्रेस प्रचारकों में उनका नाम है, लेकिन प्रचार नहीं कर रही है। पंजाब कांग्रेस का एकमात्र चेहरा अमरिंदर सिंह का ये आखिरी चुनाव है। इसके बाद वो भी अलग हो जाएंगे। प्रकाश सिंह बादल, जो कि अकाली दल से है, वो भी आखिरी बार ही चुनावी महाभारत में मैदान मारने के लिए राजनीतिक दांव पेच लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब नई पीढ़ी ही चुनावी नाव को पार लगाएगी? क्या पुराने चावल अब किसी भी काम के नहीं बचे? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और देश भर की कुछ अन्य खबरों के लिए देखिए नेशनल टॉप 5 खबरें। राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान मंगलवार को केरल के सीनियर सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ई अहमद की तबीयत खराब हो गई। उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण के दौरान दिल का दौरा पड़ा। इसके चलते वो अचानक कुर्सी से गिर गए। इसके तुरंत बाद उन्हें सदन से बाहर ले जाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद मंगलवार को जम्मू और कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ। विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, बीजेपी विधायक राजीव जसरोटिया अपनी सीट पर खड़े हो गए और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष कविंद्र गुप्ता से मुख्यमंत्री द्वारा सोमवार को की गई टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीसीसीआई का प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद 4 सदस्यीय पैनल के 3 सदस्यों ने मुंबई बीसीसीआई मुख्यालय से सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीसीसीआई का प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद 4 सदस्यीय पैनल के 3 सदस्यों ने मुंबई बीसीसीआई मुख्यालय से दूर दक्षिण मुंबई में पहली बैठक की। भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय, पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान डायना इडुलजी और बैंकर विक्रम लिमये बीकेसी के आईडीएफसी बैंक के परिसर में बैठक के दौरान मौजूद थे। हालांकि चौथे प्रशासक और जाने माने इतिहासविद रामचंद्र गुहा इस दौरान मौजूद नहीं थे। दिल्ली के पूर्व कमिश्नर आलोक वर्मा की आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय से विदाई दी गई। आलोक वर्मा की जगह 1985 बैच के पुलिस अधिकारी अमूल्य पटनायक को दिल्ली पुलिस का बॉस बनाया गया है। अब आलोक वर्मा सीबीआई के प्रमुख होंगे। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को सुबाथू कैंट के पास कई सार्वजनिक जगहों पर इस्लामिक स्टेट के समर्थन वाले नारे लिखे मिले। इससे इलाके में डर का माहौल है। सेना और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोलन जिले के सुबाथू कैंट में पार्क और 4 जगहों पर ISIS लिखा हुआ मिला। साथ ही पीएम मोदी का नाम और नेपाल बूम भी लिखा था। और आप देख रहे हैं देश की बात। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। यदि आपके पास कोई खबर भी है तो भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ट्विटर पेज है APN न्यूज़ इंडिया और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643110627 और हमारा फेसबुक पेज है APN न्यूज़ इंडिया और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं contact@apnlive.com पर। इन तमाम सोशल साइट्स पर आप हमें चाहें तो अपनी खबर भी भेज सकते हैं। यदि कोई खबर आप चाहते हैं कि APN करे और कोई भी कमेंट आप चाहते हैं जो भी आपके APN पर अच्छा या बुरा लगता है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी भेज सकते हैं। और अदालत की तमाम खबरों के लिए अब रुख करते हैं जल्लीकट्टू मामला। सबसे पहले लेते हैं जल्लीकट्टू मामले में पहले जारी की गई अधिसूचना को वापस लेने के लिए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी द्वारा दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने तमिलनाडु में हुए उग्र प्रदर्शन पर नाराजगी जताई और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। दरअसल ये अधिसूचना पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने के अधिनियम की धारा
22 के अंतर्गत जारी की गई थी। अब इस मामले के पिटिशनर्स को संशोधित अर्जी दाखिल करने की छूट देते हुए 4 हफ्तों का अतिरिक्त समय दिया गया है। वहीं प्रतिवादी पक्ष यानी केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के पास इस मामले में जवाब देने के लिए 6 हफ्तों का वक्त है। कि वो नोटिफिकेशन हम विड्रॉ करना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने विड्रॉ करने की इजाज़त दे दी। उसके बाद आपको पता है कि तमिलनाडु ने एक ऑर्डिनेंस निकाला और ऑर्डिनेंस के बाद एक कानून निकाला जिसमें जल्लीकट्टू परमिटेड है और उसमें क्रूअल्टी के सेफगार्ड्स भी हैं। वो एक्ट कई लोगों ने आज चैलेंज किया। उस चैलेंज को हमने और तमिलनाडु के वकीलों ने अपोज किया। उन्होंने आज स्टे भी मांगा कि जो नया कानून आया है उस पर रोक लगाई जाए और जल्लीकट्टू ना किया जाए। तो कोर्ट ने 1 घंटा ये मामला सुना। कोर्ट ने कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया, कोई स्टे नहीं दिया। और धर्म और जाति के आधार पर टिकट बांटने पर बसपा सुप्रीमो मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मायावती के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मायावती फिलहाल निश्चिंत होकर चुनाव लड़ सकती है। धर्म के आधार पर वोट मांगने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसपी की मान्यता रद्द कर मायावती के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश सही है। राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू है और चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कोई भी कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती पर धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगने पर पाबंदी के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। ये याचिका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य नीरज शंकर सक्सेना ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने इससे पहले चुनाव आयोग और इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था कि इस मसले पर चुनाव आयोग निपटारा करेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने झारखंड में मधु कोड़ा सरकार में मंत्री हरिनारायण राय को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। राय पर अपने रिश्तेदार के नाम पर अवैध तरीके से 3.72 करोड़ रुपए का निवेश करने का आरोप था। हरिनारायण के खिलाफ सितंबर 2009 में ईडी ने मामला दर्ज किया था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पिछले साल 14 दिसंबर को हरिनारायण राय को 5 साल की सजा हुई थी। अब उन्हें 7 साल की सजा हुई है। वह करीब 3 साल जेल में भी रह चुके हैं। अब 4 साल और जेल में उन्हें रहना पड़ सकता है। विधायक बनने से पहले वो मछली पालते थे। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने 2 एमिकस क्यूरी को नियुक्त करते हुए उन्हें अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 2 देखने के लिए कहा है। एमिकस क्यूरी को ये पता लगाना है कि क्या फिल्म में जुडिशरी या वकीलों की छवि खराब की गई है। कोर्ट ने कहा है कि वकील RN ढोरडे और विजय दीक्षित बुधवार को फिल्म देखेंगे और शुक्रवार तक हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दे देंगे, तभी मामले की आगे सुनवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरें लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती हैं। अमेरिका के हाउस ऑफ सीनेट में पेश किए गए नए विधेयक के पारित होने पर अमेरिका में विदेशियों को नौकरी देना मुश्किल हो जाएगा। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में H-1B वीजा को लेकर नया बिल पेश किया गया। इसे भारतीय IT कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसकी वजह ये है कि अगर ये बिल पारित हो जाता है तो अमेरिकी कंपनियों के लिए H-1B देकर भारत समेत विदेशी IT प्रोफेशनल्स को हायर करना मुश्किल हो जाएगा। H-1B वीजा पर भारतीय IT प्रोफेशनल्स अमेरिका जाकर काम करते हैं। अगर ये बिल पास होता है तो ज्यादा वेतन के प्रोविजन के चलते इन्फोसिस, विप्रो, TCS जैसी भारतीय कंपनियों में काम कर रहे IT प्रोफेशनल्स की नौकरियों पर खतरा हो सकता है। माना जा रहा है कि बिल के पारित होने से पहले ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला सकते हैं। इसके करीब ड्राफ्ट किया जा चुका है। अगर बिल पारित हो जाता है तो भारतीय कंपनियां H-1B वीजा पर अमेरिका में अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कर्मचारी नियुक्त नहीं कर सकेंगी।
H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। इसके तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी एक्सपर्ट्स को अपने यहाँ रख सकती है। H-1B वीजा के तहत तकनीकी कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों की भर्ती करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दुनिया के मुल्कों में उतार चढ़ाव वैसे आते रहते हैं। समय बदलने के साथ रूस में बहुत कुछ बदला है और 1990 के बाद विश्व के अधिकांश देश अमेरिका के पाले में आ गए। दुनिया में तेजी से बदल रहे हालात के बीच भारत, अमेरिका और रूस के संबंधों में व्यापक बदलाव भी आए और भारत अमेरिका के नजदीक होता चला गया, जबकि रूस उससे दूर होने लगा। रूस के साथ संबंधों में पुरानी गर्माहट लाने के लिए NSA अजीत डोभाल रूस के दौरे पर हैं। गौरतलब है कि इस वक्त नए सर्वे के हिसाब से रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते संबंधों, खासकर रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग पर रूस की पैनी नजर है। भारत की आजादी के बाद से ही रूस के साथ भारत के गहरे संबंध रहे हैं। रूस भारत को रक्षा सामग्री निर्यात करने वाले देशों में अग्रणी रहा है, लेकिन हाल के दिनों में भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ देखने को मिला है। बदलती जरूरतों और रिश्तों के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस वक्त रूस में है। वो सुरक्षा और आतंकवाद के रोकथाम के मुद्दे पर रूसी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। डोभाल ने रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेटुशेव से मुलाकात की। निकोलाई को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बेहद नजदीकी माना जाता है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुलाकात के बाद भारत और रूस के सुरक्षा सहयोग की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी। ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद वैश्विक राजनीति पर पड़ने वाले असर, रूस और पाकिस्तान के बीच कथित तौर पर बढ़ती नजदीकी से जुड़े मुद्दों पर डोभाल की रूसी अधिकारियों से बातचीत हो सकती है। खबरों के मुताबिक रूस इस बात से नाराज है कि दोनों देशों के बीच 1 साल पहले समझौता हो जाने के बावजूद 2 इंजन वाले 200 कामोव KA-226 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मुद्दे पर भारत की ओर से पहल नहीं की गई। अक्टूबर 2015 में हुई बैठक में भारत और रूस के बीच $10 बिलियन के सुरक्षा समझौते हुए थे। रूस के ये हेलीकॉप्टर भारत के पुराने पड़ती चीता और चेतक की जगह लेंगे। खबरों के मुताबिक रक्षा सौदे को अमली जामा न पहनाए जाने से रूस नाराज है और इसी को मनाने के मकसद से अजीत डोभाल रूस के दौरे पर हैं। भारत की कोशिश रूस और पाकिस्तान के बढ़ते संबंधों पर भी विराम लगाने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दरअसल मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ संबंधों को विशेष तरजीह दी, जिसके चलते भारत का स्थायी मित्र रूस नाराज हो गया। लेकिन अमेरिका में ओबामा सरकार के जाने और डोनाल्ड ट्रंप के सत्तासीन होने के बाद विश्व में समीकरण बदल गए हैं और रूस की अहमियत बढ़ गई है। ऐसे में भारत अपने रूठे हुए दोस्त को मनाने में जुट गया है। हालांकि NSA अजीत डोभाल जो मोदी के दूत बनकर मॉस्को पहुंचे हैं, उनकी खासियत अमेरिका और मिडिल ईस्ट की समस्याएं सुलझाने में ज्यादा रही हैं। वो रूस में कितने कारगर साबित होंगे, ये बड़ा सवाल है और शायद भारत को अब जरूरत है एक ऐसे शख्स की जो रूस के साथ उसके संबंधों को ठीक कर सके। उधर 26 से 11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को लाहौर में नजरबंद करना पाकिस्तान की मजबूरी है या कुछ और, ये समझना बेहद जरूरी है। ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को ये समझ में आ गया है कि बीते 1 दशक में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान आतंकवादी देश के रूप में जो बदनाम हुआ है, उसकी छवि आतंकवाद के पनाहगार देश के रूप में बन गई है, या फिर अमेरिका की डांट से डरकर पाकिस्तान ने आतंकी सरगना हाफिज सईद को नजरबंद किया है, ये सवाल उठ रहे हैं। 7 मुस्लिम बाहुल्य देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री पर लगे प्रतिबंध से पाकिस्तान इस कदर डर गया कि उसने आतंकी संगठन जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद को घर में नजरबंद कर दिया। इसे अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान को दी गई चेतावनी का असर माना जा रहा है। भारत में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा संगठन के सरगना हाफिज सईद समेत 5 लोगों को लाहौर में नजरबंद कर दिया गया है। भारत का लंबे अरसे से ये विचार रहा है कि सर्वविदित आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने और उन पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1267 के प्रावधानों को सभी सदस्य देशों द्वारा प्रभावी ढंग से और ईमानदारी के साथ लागू करना चाहिए। अपनी नजरबंदी से बौखलाए हाफिज सईद ने इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। हाफिज सईद ने कहा कि भारत सरकार के दबाव में ही पाकिस्तान ने उसे नजरबंद किया है। आतंकी हाफिज सईद के मुताबिक अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गहरी दोस्ती निभाना चाहते हैं और इसी के चलते पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है। हाफिज को लेकर पाकिस्तान पर कड़ाई के पीछे इस बात को भी कारण माना जा रहा है कि अमेरिकी चेतावनी के बाद पाकिस्तान इस बात से डर गया कि कहीं 7 मुस्लिम देशों की तरह अमेरिका उसके ऊपर भी कोई प्रतिबंध न लगा दे। अमेरिकी कांग्रेस के 2 ताकतवर सांसदों रिपब्लिकन टेड पो और डेमोक्रेट रोहर बाकर ने पिछले दिनों पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश करार देने के लिए बाकायदा बिल भी पेश किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आप देख रहे हैं देश की बात के आखिरी पड़ाव में बात करते हैं देश दुनिया के इतिहास की। दुनिया के इतिहास में 31 जनवरी कई घटनाओं के कारण महत्वपूर्ण है। जानिए कुछ ऐसी ही बड़ी घटनाओं के बारे में जो आज के दिन ही हुई थी। जी हाँ, 31 जनवरी 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस के खिलाफ जहरीली गैस का इस्तेमाल किया था। और 31 जनवरी 1946 में तत्कालीन सोवियत संघ के मॉडल पर यूगोस्लाविया का 6 देशों में विघटन हुआ था। ये देश थे सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और मैसेडोनिया। और 31 जनवरी 1997 में ब्रिटेन की राजकुमारी डायना और डोडी अल-फायद कार दुर्घटना में मारे गए थे। उस समय डायना की उम्र महज 36 साल थी। 31 जनवरी 2004 में पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान गिरफ्तार किए गए थे। अन्य देशों को परमाणु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। और कल देश का बजट पेश किया जाना है। नोटबंदी के तमाम परेशानियां झेल चुकी देश की जनता को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। लोगों को आशा है कि इनकम टैक्स में कमी आएगी, खेती कारोबार के लिए कर्ज समेत सुविधाएं मिलेंगी, जरूरत का सामान सस्ता हो जाएगा, युवाओं को नए नए मनपसंद रोजगार मिलेंगे, टैक्स मिलने से महंगाई कम होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे में आपको सुनाते हैं बॉलीवुड के वो गीत जो आज के दिन के लिए बहुत मौजू जान पड़ते हैं और टैक्स और बजट के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो आप इन गीतों को सुनिए और दुआ कीजिए कल का बजट आपके लिए भी बहुत अच्छा हो। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।